बच्चों, आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हम लोग ने इस चैप्टर की बेसिक्स पढ़ ली थी। हम लोग ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या क्या क्वांटिटीज़ हमेशा फॉलो होनी चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमेशा फॉलो होना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर सही आपको करना है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन को। ये सब बातें हम लोग ने कल करी थी। मैं बैलेंसिंग के लिए एक अलग से आपको शीट बना के दूंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा भी, आप उसकी चिंता मत करिएगा। उससे पहले हम लोग ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि जब बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो हम आपको एक एक करके सभी रिएक्शंस के टाइप भी बताते जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। तो सबसे पहली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइन होंगे, कोई भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और वो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करी गई है वाटर से और क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है। ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें लिखी रहती हैं रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक नया प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। तो कॉम्बिनेशन के पास जो हमारे पास दूसरी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ डीकम्पोज हो रही है। डीकम्पोज मतलब होता है सड़ना। तो धीरे धीरे चीज़ का बड़े से छोटा होना, मतलब धीरे धीरे चीज़ का ख़त्म होना, ठीक है, उसकी लाइफ ख़त्म होना, उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखते ये हैं कि एक बड़ा सब्सटेंस होता है, वो जब उसको हीट दी जाए, उसको लाइट दी जाए, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, तो वो क्या होता है, टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, और इसको जब हीट किया गया, दिस इज हीट, इसको हीट किया गया तो ये तीन नए सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। पहला आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और तीसरा सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों बोला गया, थर्मल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हीट लगाई गई है। तो ये जो टूट रहा है, द फेरस सल्फेट दैट इज ब्रेकिंग, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हीट दैट इज सप्लाइड टू दैट फेरस सल्फेट। जो अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हीट किया गया है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। मतलब एक बड़ा सब्सटेंस है और वो दो छोटे छोटे सब्सटेंस में या दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे में देखिए ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट की हमने फिर से हीटिंग करी है, दिस इज हीट। तो लेड नाइट्रेट की हीटिंग करी है तो बन रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये तीन सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया। बैलेंसिंग पे भी जोर मत दीजिए, बैलेंसिंग में भी आपको आगे बताऊंगा, सबकी चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आप देखिए चौथा जो एग्जाम्पल है वो ये है सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल है। सिल्वर क्लोराइड को हीट नहीं किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दी गई है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज सनलाइट। ठीक है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देते हैं तो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है दैट इज सिल्वर, ये जो दिखाई पड़ रहा है Ag, तो Ag इज सिल्वर, और दूसरा जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ऊपर की जो तीनों रिएक्शन थी वो थी थर्मल डीकम्पोजिशन, और ये जो सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये जाएगा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है। ठीक है, तो अगली रिएक्शन आप लोग देखिए, आप लोग ने क्लास 8th में भी ये सब रिएक्शंस पढ़ी होंगी। तो अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से देखिए हर एक रिएक्शन को हम लोग नाम से पहचान सकते हैं कि उस रिएक्शन में होगा क्या। डिस्प्लेसमेंट आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करना। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का मतलब कुछ वही है। क्या है, अरे यहाँ पे देखिए हमारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। Fe मतलब आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए अब इस चीज़ को, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और यहाँ पे क्या था, फेरस सल्फेट बन गया। कैसे बना, क्योंकि जो सल्फेट आयन है, जो SO4 आयन है,
SO4 2 माइनस जो सल्फेट आयन है वो पहले किसके साथ लगा हुआ था, तो वो पहले लगा था कॉपर के साथ में। लेकिन जब ये आयरन जब इसमें डाला जाता है, इस सॉल्यूशन, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन डाला जाता है तो ये आयरन क्या करता है, आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और अपनी जगह ले लेता है। मतलब आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। देखिए तभी ये रिएक्शन बनी है FeSO4 प्लस कॉपर। मतलब आयरन ने क्या किया, सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो आयरन सल्फेट के साथ जुड़ के आयरन सल्फेट बना दिया और ये जो कॉपर था उसको अलग कर दिया, तो कॉपर अलग बन गया। लेकिन इसमें ये याद रखना होता है कि जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो बाहर निकाल सकता है कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये कॉपर जो है, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो आयरन है वो कॉपर को निकाल दे रहा है। अगर इसी का अपोजिट होता, मान लीजिए रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी होती CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ना होती। क्यों रिएक्शन ना होती, क्योंकि जो आयरन है, ठीक है, नहीं ये तो गलत हो गया, तो वही चीज़ लिख दी। हम यहाँ पे लिखें Fe, ये FeSO4 है प्लस Cu है, FeSO4 प्लस Cu। तो FeSO4 प्लस Cu में कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कॉपर है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं। तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्योंकि आयरन से कम है, तो कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आयरन को उसकी जगह से निकाल दे, ठीक है। हालांकि इसका उल्टा हो सकता है, उल्टा मतलब ये वाली चीज़ पॉसिबल है कि आयरन कॉपर को निकाल देगा उसकी जगह से, लेकिन कॉपर आयरन को उसकी जगह से नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पे यही एक फेलियर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तीसरी रिएक्शन, इसकी दूसरी रिएक्शन आप देखिए, दूसरी रिएक्शन में बोला गया है जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, ये क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिंक जो है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा जिंक कॉपर को हटाएगा उसकी जगह से और उसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। देखिए जिंक ने ऐसे ही किया है, जिंक ने सल्फेट के साथ एक मॉलिक्यूल बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया जिसको हम लोग कहेंगे जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर को उसने अलग कर दिया। देखिए कॉपर अलग हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ये बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मेटल जो है या कौन सा नॉन मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नॉन मेटल कम रिएक्टिव है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप लोग समझिए। देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, क्या ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक वर्ड, जैसे मैंने आपको उसमें याद कराया था जब हमने एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, पकाता है। अगर ये आपको याद हो गया तो बहुत आसानी से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, पकाता है। और इसके बाद एक वर्ड याद रख लीजिए, चा, CHAA। अब देखिए केदार क्या है, केदार है के मतलब होता है पोटेशियम। ना क्या है, नाथ है Na मतलब होता है सोडियम। का मतलब है Ca का मतलब होता है कैल्शियम। एक का ऐसे वाला मान लीजिए इसको, Ca मतलब है कैल्शियम। माली क्या है, ये है Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। आलू क्या है, आलू है Al मतलब होता है एल्युमिनियम। जा क्या है, ज़रा क्या है, ज़रा मतलब हो जाएगा जिंक। फीके मतलब Fe मतलब आयरन। पकाता मतलब P आ गया यहाँ से, और P के साथ क्या जुड़ता है, Pb मतलब लेड होता है। H मतलब होता है हाइड्रोजन। C से बन जाएगा कॉपर। H नया H है, एक दूसरा H है, यहाँ से बन जाएगा Hg। याद रखिएगा ये H दूसरा है और ये H दूसरा है। A से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 A हैं तो ऊपर आता है क्या, Ag, और नीचे क्या आता है, Au सबसे कम रिएक्टिव होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमारे पास मिल गया हमको केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, पकाता है, और फिर CHAA। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो अगर इसको ऐसे कर दें, एरो अगर नीचे की ओर लगा दें, तो इस तरीके की ये रिएक्टिविटी है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ, ये है Au मतलब होता है ऑरम का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब आप लोग देख पा रहे होंगे
मैं इधर थोड़ा कर दूं आपके लिए। देखिए Fe की रिएक्शन जो थी, Fe की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से क्यों हो रही है? क्योंकि Fe देखिए इसमें कहाँ है, Fe ऊपर है और कॉपर किधर है, नीचे। आपको ये समझ के चलना है कि जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा कम रिएक्टिव वाला होना चाहिए। तो देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है ना आयरन से, और यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट में क्या है, कम रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो कम रिएक्टिव वाले का हमेशा सॉल्यूशन होना चाहिए और ज़्यादा रिएक्टिव वाला हमेशा अलग होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन में जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं आयंस का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को क्या देखना है वो आप समझिए अब। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास दो सॉल्ट्स होंगे और दोनों सॉल्ट्स में हमको क्या करना होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस करने होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉल्ट पहला क्या है, ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। ये है बना क्या, बना बेरियम सल्फेट और बना सोडियम क्लोराइड। तो देखिए हुआ क्या, अभी जो आप देखेंगे तो सोडियम के साथ कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, सोडियम कैटायन है और ये एनायन है। तो एक सोडियम कैटायन के साथ में सल्फेट का एनायन जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे Na है और Na के साथ क्या जुड़ा हुआ है, SO4। यहाँ पे Ba है, Ba के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। अब होगा क्या, जब जब दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, दोनों अदला बदली कर लेते हैं। मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसके साथ लग जाएगा, क्लोरीन के साथ लग जाएगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसके साथ लग जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा सल्फेट के साथ में। SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होते हैं और Cl पे 1 निगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए, क्लास 9th में सब पढ़ाई जाती है। तो Na जो है, सोडियम किसके साथ जुड़ गया, सोडियम चला गया Cl के पास और Ba चला गया SO4 के पास। तो क्या रिएक्शन बन गई, जब NaCl के पास गया तो बना NaCl और जब BaSO4 के पास बन गया तो बन गया BaSO4। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है क्या कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें दो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, दो मतलब यहाँ पे दोनों में ट्रांसफर हो रहा है। पिछले डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कि एक हट रहा था और दूसरे की जगह ले रहा था, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की जगह में अदला बदली कर ली है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद इस वाली रिएक्शन में आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि ये जो BaSO4 है, ये वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। BaSO4 जो है, दिस इज अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, और क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है तो हम लोग इसके साथ एक ऐसा साइन लगाएंगे नीचे वाला। जैसे गैस में हम लोग ऊपर का साइन लगाते हैं, ऊपर एरो का, मतलब गैस उड़ रही है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो हम लोग एक ऐसा साइन डाउन एरो का साइन लगा देते हैं। और क्योंकि BaSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद जो आखिरी हमारे पास आता है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन काहे का एडिशन है, ये किस चीज़ का एडिशन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन इसी का अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी रिएक्शन मिलती है जिसमें दोनों चीज़ एक साथ में होती है, मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है कॉपर ऑक्साइड का। किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड का है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अब रिएक्शन होगी तो देखिए क्या हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में ब्रेक हुआ। कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लगा है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड।
और क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ। और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो ये वाला जो प्रोसेस है कैसा है, ये है रिडक्शन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन हुई ये रिडक्शन रिएक्शन थी। और H2 से लेके H2O में जब आएंगे तो H2 से जब H2O में आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप डेफिनेशन देख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ देख सकते हैं H2 है और यहाँ पे H2O हो गया है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो नीचे वाली जो रिएक्शन हो गई ये वाली H2 से लेके H2O तक, ये क्या कही जाएगी, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। CuO से Cu क्या कहलाएगी, ये रिडक्शन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वो भी हमने आपको समझा दिया। लेकिन आप देख पा रहे हैं दोनों चीज़ें सेम रिएक्शन में हो रही है, सेम रिएक्शन है और सेम रिएक्शन में दो चीज़ें हो रही हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगले में आप देख सकते हैं ZnO की रिएक्शन है। तो ZnO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ। तो देखिए ZnO जब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब इसमें हमको देखना है कि क्या मतलब किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या क्रिएट हो रहा है, जिंक क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। जब ऑक्सीजन चला गया इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल। और ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब क्या कहलाता है, ये रिडक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन, रिडक्शन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन किस में चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ ना इसमें। यहाँ कार्बन अकेला था और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक हो गई इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नीचे वाली हो गई उसमें रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्योंकि एक ही रिएक्शन दोनों चीज़ हो रही है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे MnO2 से MnCl2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे था और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, मतलब देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी रिडक्शन, ये हो जाएगी रिडक्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं H2O, HCl से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि HCl से किधर ले आए, Cl2 में ले आए। तो यहाँ पे तो Cl है, यहाँ पे भी Cl है, लेकिन इधर हाइड्रोजन है और इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। तो इसमें दो तरीके से इसको बता सकते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं, कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे अगर देखी जाए बात, तो अगर एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो तीनों जो एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल जो हमने दिए वो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, ये NCERT के ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से मैं नहीं लाया। और इसमें एक बहुत छोटी सी और बात होती है कि हमेशा जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी पढ़ना होता है। तो देखिए इसका ही बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के तौर में आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग नीचे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ZnO प्लस C। ZnO प्लस C में आप लोग देख पा रहे हैं Zn प्लस CO बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ZnO प्लस C क्या बना रहा है, ये बना रहा है Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि ZnO की रिएक्शन जो है, ZnO की रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है। एक मिनट में ज़रा इसको सही कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। तो देखिए ZnO की रिएक्शन कार्बन से हो रही है तो बना रहा है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने देखा था कि यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। और जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर पूछा जाए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब किस सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो किस सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कार्बन पे ऐड हो रही है ना, तो ये हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ये हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और ये ऑक्सीजन ऐड कौन कर रहा है, तो ऐड ये कर रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ये बताइए, ये जो ऑक्सीजन आई कार्बन पे वो कहाँ से आई? वो जिंक ऑक्साइड से ही तो आई। तो ऑक्सीडाइज कौन करा रहा है? तो ऑक्सीडाइज करा रहा है जिंक ऑक्साइड, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हमको देखना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है? जिंक ऑक्साइड चेंज हो रहा है Zn में, मतलब ये सब्सटेंस क्या हुआ का जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग। तो ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड इज द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। और वो किस में रिड्यूस हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है जिंक में। अब ये देखा जाए तो कौन इसके कार्बन को खींच रहा है? तो कौन खींच रहा है इसके कार्बन को? तो इस मतलब इसके ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को कौन खींच रहा है? तो वो खींच रहा है कार्बन। तो कार्बन ने इसको रिड्यूस कराया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देखिए बहुत सिंपल चीज़ आपको समझनी है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग, मतलब अपोजिट चीज़ चलती है। आपको बस एक चीज़ देख के चलनी है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। मैं एक बार और इसको रिपीट करता हूँ। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा था? जिंक ऑक्साइड Zn में चेंज हो रहा है, मतलब ये सब्सटेंस क्या हो रहा है? ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। और सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब कार्बन को देखिए, कार्बन किस में चेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है। तो ये अगर ये देखा जाए, अगर ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये खुद क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं कि रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसी होती है, वो मैं आपको अगले टर्म पे बता दूंगा।